नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मलकीत वाईटी ब्लॉग में। और आज हम भारत का गौरवशाली इतिहास देखेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। ये वही यूनिवर्सिटी है जो एक समय में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी या बेहतर यूनिवर्सिटियों का नाम आता था तो नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सबसे ऊपर आता था। दुनिया भर के छात्र यहाँ आते थे जो जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करते थे। हॉस्टल फैसिलिटी थी, लाइब्रेरी तो ऐसी थी कि क्या कहें। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी दोस्तों, इतनी सारी बुकें थी और इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। इतिहास, साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, आयुर्वेद, सब कुछ पढ़ाया जाता था दोस्तों। 2000 टीचर, 10,000 स्टूडेंट की भव्य यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। और एक सन की बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था, जिसमें 90 लाख बुकें जलकर राख हो गई थी, उसके बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें। नालंदा यूनिवर्सिटी 3 राजाओं के द्वारा बनाई गई थी। पहला राजा कुमारगुप्त जो मगध का राजा था और मगध की राजधानी राजगीर थी। मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार सब मगध में पड़ते थे। 500 ईसा पूर्व में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दूसरे थे हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, जो 7वीं शताब्दी में हुए, जिन्होंने दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। तीसरे थे देवपाल राजा जो बंगाल के राजा थे, जो 9वीं शताब्दी में हुए, जिन्होंने तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया। 3 राजाओं द्वारा बनाई हुई गुप्त वंश, हर्षवंश और पाल वंश के राजाओं द्वारा 3 मंजिला यूनिवर्सिटी है, जहाँ की लाइब्रेरी, पुस्तकालय 9 मंजिला था। यह एक ऐसा इंस्टीट्यूट है दोस्तों जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत को बहुत ज्ञान था। और नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। भारत की और पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है जो अब पाकिस्तान में पड़ती है। विक्रमाशील यूनिवर्सिटी एक और यूनिवर्सिटी भारत में है दोस्तों। नालंदा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नालन प्लस दा। नालन शब्द का अर्थ है कमल, और कमल जो है वो ज्ञान का प्रतीक होता है। दा होता है देने वाला, जो ज्ञान का भंडार नालंदा यूनिवर्सिटी और इस समय बिहार में है। बिहार को पहले मगध बोला जाता था, क्योंकि पहले भारत 16 जनपदों में विभाजित था और मगध जो था वो सबसे ताकतवर था। अगर मगध की बात करें तो हर्यक वंश से लेकर मौर्य तक मगध को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई। मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य से और चाणक्य ने मिलकर नालंदा को सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया था दोस्तों, और राजधानी यानी कैपिटल पाटलिपुत्र कर दी थी दोस्तों। नालंदा जो है वो राजगीर के बगल में है और पटना से 95 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा स्थित है। नालंदा यूनिवर्सिटी इस समय तो खाली अवशेष बचे हुए हैं, हालांकि अभी नया कॉम्प्लेक्स बना है, लेकिन वो इससे दूर बना हुआ है। नालंदा इस समय खंडर है, जैसे कि मैंने बताया कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था खिलजी के द्वारा। वैसे इसको 3 बार डिस्ट्रॉय किया गया है, 2 बार इसे दोबारा बनाया गया है दोस्तों। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने का श्रेय श्रीगुप्त को जाता है। मौर्य के बाद अगर कोई बड़ा एम्परर राज्य आया था तो था वो गुप्त साम्राज्य, और 319 से 1590 तक ये साम्राज्य रहा। तो इसके सबसे बड़े राजा थे कुमारगुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश की सीमाओं को बढ़ाया तो नहीं, पर उसमें बहुत से महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें से एक था नालंदा यूनिवर्सिटी। और कुमारगुप्त का शासन 415 से 455 तक था, और उन्होंने इस समय नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। उसके बाद फिर हर्षवर्धन आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को 3 बार डिस्ट्रॉय किया गया था, बर्बाद किया गया था, और 2 बार इसे रीबिल्ड मतलब दोबारा बनवाया गया था। पहली बार इसे हुणों ने बर्बाद किया था, स्कंदगुप्त ने इसे दोबारा निर्माण करवाया था या रिस्टोर किया था। और स्कंदगुप्त भी गुप्त एम्पायर
के ही राजा थे। और दूसरी बार नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया था गोरों ने, जिसे बाद में हर्षवर्धन ने रिस्टोर करवाया। और तीसरी बार इसे बर्बाद किया था बख्तियार खिलजी ने। उसने इस तरीके से यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया, पूरी यूनिवर्सिटी को आग लगा दी और भिक्षुकों को मरवा दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी को नहीं बनवाया गया, लेकिन बाद में बख्तियार खिलजी के कर्मों का हिसाब हुआ और उसकी बड़ी दर्दनाक मौत हुई। और हमें इन सब के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे बनी, क्या कुछ इसमें था, क्या पढ़ाया जाता था, इसका सबसे बड़ा सोर्स जहाँ से हमें इसका पता लगता है वो थे ह्यून-सांग, जो चीनी ट्रैवलर थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी, उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि वो 1.5 साल तक यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, अध्ययन किया, और वो भारत में 15 साल तक रहे थे। तो चलिए दोस्तों, ह्यून-सांग की बात करते हैं। इनका जन्म 602 ईस्वी में चाइना में हुआ था और ये 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। और बहुत जल्दी इनको एहसास हो गया था कि मुझे अगर बुद्धिज़्म के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो भारत जाना पड़ेगा, जहाँ से बुद्धिज़्म निकला है। तो ये फिर अफ़गानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत आए। और जब इन्होंने भारत में एंट्री की, उस समय भारत में हर्षवर्धन का राज था। मिलना तो वो हर्षवर्धन से चाहते थे, परंतु हर्षवर्धन तो थे नहीं, कहीं गए हुए थे। ह्यून-सांग थोड़ा और आगे चले गए और वो असम में पहुंच गए। असम जो उस समय राजा थे भास्कर वर्मन। और यहाँ पर जब हर्षवर्धन वापस आए तो उन्हें पता लगा कि ह्यून-सांग आए थे। ह्यून-सांग इतने महान विद्वान थे, उन्होंने चाइना में रहते हुए ही संस्कृत का पूरा ज्ञान ले लिया था, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो भारत जाएंगे तो भारत में संस्कृत बोली जाती है, नालंदा यूनिवर्सिटी में संस्कृत बोली जाती है, तो संस्कृत वहाँ पर सीखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, वो चाइना से ही अपना संस्कृत में पूरे निपुण होकर आए थे। वो यहाँ पर 15 साल रहे थे। 630 में वो भारत आए थे, 645 ईस्वी तक वो भारत में रहे और 1.5 साल उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। जब हर्षवर्धन वापस आए और उन्हें पता चला कि ह्यून-सांग मेरे यहाँ आए थे और मैं यहाँ नहीं था और अब वो भास्कर वर्मन के पास हैं, तो उन्होंने भास्कर वर्मन से बोला कि ह्यून-सांग को हमें दे दो, वो बहुत ही महान है और हम उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं। तो भास्कर वर्मन ने मना कर दिया, कहा कि ह्यून-सांग तो मैं नहीं दूंगा, चाहे मेरा सिर ले लो। तो ह्यून-सांग बड़े ही महान शासक थे, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारा सिर ही भेज दो। तो भास्कर वर्मन ने डर से ह्यून-सांग को हर्षवर्धन के पास भेज दिया और बाद में हर्षवर्धन और ह्यून-सांग की बड़ी ही अच्छी दोस्ती हुई। दोस्तों, यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ से 6ठी ईसा पूर्व में गुजरे थे और इनके 1000 साल बाद यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनी। भारत में जितने भी सपूत बनाए गए हैं वो सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे लुम्बिनी, वैशाली, कुशीनगर, सारनाथ, नालंदा और भी कई सपूत हैं जो उन्होंने बनवाए, जिनमें से हम नालंदा के अंदर सरीपुत्र का नालंदा सपूत को देखेंगे। और स्तूप बनाने के बाद ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी थी। और इस सपूत के ऊपर बौद्ध मंदिर था जो राजधानी राजगीर से दिखाई देता था। जो ये आप देख रहे हैं ये एक बिल्डिंग है। ऐसी यहाँ पर 108 बिल्डिंगें थी और एक बिल्डिंग में 32 कमरे थे और एक लेक्चर स्टैंड था और क्लासरूम के बीच में ही एक पानी पीने के लिए कुआं होता था। और इस तरह यहाँ पर 108 कुएं थे। बिल्डिंग के बीच में क्लासरूम होता था और उसके चारों ओर हॉस्टल होते थे और एक विद्यार्थी के लिए एक कमरा होता था। रोशनी के लिए यहाँ पर घी के दिए जलाए जाते थे। इनकी दीवारें इस तरह बनाई गई थी कि ठंड में कमरे गर्म रहें और गर्मी में ठंडे रहें। और दीवारों की मोटाई 8 से 10 फीट तक थी। इन दीवारों पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 108 बिल्डिंगें थी और यहाँ पर 108 विषय ही पढ़ाए जाते थे। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था
और यहाँ से पास होने के बाद विश्व गुरु का सर्टिफिकेट भी दिया जाता था, जो विश्व में वैलिड होता था। और सर्टिफिकेट का नाम था विश्व गुरु श्रीपुत्रा 1008 नालंदा विश्वविद्यालय। और इसकी दोबारा खोज लॉर्ड कनिंघम ने 1915 से 1937 तक की थी। उन्होंने ह्वेनसांग के प्रमाण के आधार पर यहाँ पर खोज की थी। और यहाँ पर 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर लंबी ये बिल्डिंग थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये यूनिवर्सिटी थी। और यूनिवर्सिटी के अंदर आने के लिए मात्र 4 गेट होते थे और इसके चारों दरवाज़ों पर द्वारपाल, जिसे आप द्वार पंडित भी कह सकते हैं, वो खड़े होते थे और वो भी एग्ज़ाम लेते थे किसी भी विद्यार्थी के अंदर आने से पहले। जब यूनिवर्सिटी की खुदाई हुई तो यहाँ पर 2 लाइनों में बिल्डिंग बनी थी, जिसमें एक तरफ बच्चों के पढ़ने के लिए बिल्डिंग बनी हुई थी और दूसरी तरफ बौद्ध मंदिर का निर्माण किया गया था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तरफ क्लासरूम थे, बीच में क्लासरूम होता था, पास से बिल्डिंगें बनी होती थी जहाँ पर हॉस्टल कह सकते हो। और एक बिल्डिंग के अंदर 32 कमरे होते थे, यानी कि एक क्लास में 32 ही स्टूडेंट होते थे। और इसमें जो आपने एक एक स्थल अलग अलग बने हुए देखे हैं, ये ध्यान करने के लिए बनाए जाते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब हम इतिहासकारों, ट्रैवलरों के ग्रंथों से हमें पता चलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है बहुत ही मुश्किल होता था। और आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि जो दरबारी होते थे वो गेट पर बैठते थे, उन्हें द्वार पंडित भी कहा जाता था, वो परीक्षा लेते थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था, बौद्धिज्म का ज्ञान होना ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा बौद्ध भिक्षुक रहते थे। और जब आप यहाँ से पास आउट होंगे या जो पास आउट होते थे उन्हें बौद्धिज्म या बौद्ध शिष्य बना दिया जाता था। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य बौद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। हर्षवर्धन बौद्धिज्म से बहुत ज़्यादा मानते थे, बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, लेकिन हर्षवर्धन बौद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं हुए थे। लेकिन बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्रभावित होने के कारण वो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फंड देते थे। और इस यूनिवर्सिटी में देखिए कहाँ कहाँ से छात्र पढ़ने आते थे। जापान, पर्सिया, तिब्बत, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, चाइना आदि जगहों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी रही होगी जहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से काम होता था। यानी अगर कोई फैसला करना है तो वो सभी की सहमति से होता था, क्योंकि यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी, 2,000 टीचर और बौद्ध भिक्षुक रहते थे। और 2,000 शिक्षक और भिक्षुकों की राय के बाद या लोकतांत्रिक तरीके से उनकी सहमति के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता था। और जो ये आप सर्कल यहाँ पर देख रहे हो वो समाधियों के लिए थे, क्योंकि किसी भी गुरु या शिष्य की प्राकृतिक मौत हो जाती थी तो उसकी राख को यहाँ पर रखा जाता था। यहाँ जितनी भी समाधियाँ हैं आप देखेंगे वो सब विदेश के शिक्षकों व छात्रों की हैं, क्योंकि थाईलैंड, चीन व अन्य देशों से आने वाले जो यात्री थे उनको काफ़ी समय लगता था, या जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिजनों को काफ़ी समय लगता था। वो पहाड़ी रास्ते से आते थे, कई समुद्री रास्ते से आते थे। तो अगर उनके किसी परिजन की मृत्यु हुई है तो वो यहाँ पर राख रखी होती थी, आचार्य उस राख को उन्हें देते थे ताकि वो अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग उसका दाह संस्कार कर सकें। दोस्तों, अगर यूनिवर्सिटी के मुख्य भाग की बात की जाए तो वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि लाइब्रेरी मल्टी स्टोरेड होती हैं, बट बहुत कम होती हैं। इतनी बड़ी लाइब्रेरी, इतनी ज़्यादा बुक्स थी। ये लाइब्रेरी 9 मंजिला थी। पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगें, हॉस्टल सब 3 मंजिला थे, लेकिन यहाँ की लाइब्रेरी 9 मंजिला थी। और इसे 4 भागों में बांटा गया था। पहला धर्मकुंज, इसके बाद रत्ना सागर, फिर रत्नोदधि, फिर रतनदनजंगा। ये 4 लाइब्रेरी थी और ये चारों मल्टी स्टोरेज थी।
और इन लाइब्रेरियों में 9 लाख के लगभग बुक्स थी। और यहाँ पर इसीलिए लिटरेचर सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, साइंस पढ़ाई जाती थी, साइकोलॉजी पढ़ाई जाती थी, यहाँ पर लॉ तक पढ़ाया जाता था, इतिहास पढ़ाया जाता था। दोस्तों, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता था। ये आज से 1500 साल पहले की बात है। देखिए दोस्तों, उस समय कितना ज़्यादा ज्ञान होता था। इसी जलन के कारण बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। और आज सोचिए, अगर आज तक ये यूनिवर्सिटी होती तो क्या कुछ नहीं हो सकता था। कितने ज़्यादा आविष्कार होते, कितनी ज़्यादा और हमें बीमारियों के इलाज का पता लगता। देखिए, यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पर ध्यान दिया जाता था वो था बुद्धिज़्म। क्योंकि यहाँ जो भी टीचर थे वो ज़्यादातर बुद्धिज़्म को मानते थे। और दोस्तों, भारत से इतने महान लोग पढ़कर निकले हैं, आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त, मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी से निकले हैं वो बुद्धिज़्म से थे। वैसे तो सब कुछ भारत से निकला है, मैथ निकला भारत से निकला है, साइंस भारत से निकली है। फिर भी अरब आए, अरब ने यहाँ पर पढ़ाई की, ज्ञान प्राप्त किया और वो सारा ज्ञान यूरोप जाकर यूरोपियों को दे दिया। और उन्होंने ज्ञान को पढ़ने के बाद यूरोपी हमें आकर बताते हैं कि सब कुछ हमने इन्वेंट किया है, तुम्हारा कुछ नहीं है। लेकिन निकला सब कुछ भारत से ही है। क्योंकि वेदों में तो ब्रह्मा का सीधा रिलेशन है। वेदों में क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने नाम दिए हैं। पहले के ज़माने में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनर्जी फील्ड को ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और शक्ति कहा जाता था। इसमें जो आप एक एक स्थल अलग अलग बने हुए देख रहे हो, ये ध्यान करने के लिए बनाए जाते थे। और भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे, शरीपुत्र और मर्दलापन इसका जन्म नालंदा में हुआ था। शरीपुत्र का देहांत भी नालंदा में हुआ और इनका जन्म भी नालंदा में उसी कमरे में हुआ था जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु का जो कमरा है वो आज बुद्धों के लिए तीर्थ स्थल बन गया है। और शरीपुत्र स्पूत जो भगवान बुद्ध का प्रथम शिष्य था, पाली भाषा में बड़े मंदिरों को सपूत और छोटे मंदिरों को चैत्याज कहा जाता है। अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बर्बाद होने के बारे में बात करें तो बख्तियार खिलजी ने इसे बर्बाद कर दिया था। 1191 और 1192 में प्रथम तराइन युद्ध हुआ, द्वितीय तराइन युद्ध हुआ और इसके बाद मोहम्मद गोरी का आगमन हो गया था और उसने इस्लाम रूल को भारत में स्टेबल कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ, इसका एक गुलाम जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी नॉर्थ के एरिया को जीत चुका था। फिर क्या हुआ, एक दिन बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया तो उसने अपने हकीमों को दिखा लिया, वह सही नहीं हुआ। उसने इस्लामिक तरीके से भी बहुत कोशिश की पर वह सही नहीं हो पाया। तो इसको किसी ने बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ के जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है वहाँ के आचार्यों से मिलिए, आप सही हो जाएंगे। पहले तो बख्तियार खिलजी ने मना कर दिया, लेकिन बाद में जब हालात और ख़राब हो गए तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य से संपर्क किया और फिर वहाँ के जो आचार्य आए तो बख्तियार खिलजी ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने आचार्य जी से कहा कि मैं हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखता, ना मैं हिंदुत्व को मानता हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी दवाई नहीं लूँगा जो तुम बताओगे। अगर मेरा इलाज करना है तो इस्लामिक तरीके से कीजिए, या कोई भी नुस्खा या दवाई बताओ तो वो इस्लामिक चीज़ से रिलेटेड हो। हिंदुत्व से कोई भी रिलेटेड मैं दवाई या कोई भी नुस्खा मैं ना अपनाऊंगा और ना मैं दवाई खाऊंगा। तब आचार्य जी ने उन्हें कुरान दिया जो कि मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है और बोला तो आप इसका डेली एक एक पन्ना पढ़िए। तो खिलजी बोला ठीक है, इसे मैं पढ़ता रहूँगा, इससे मैं ज़्यादा हिंदुत्व के नज़दीक भी नहीं जाऊँगा
और मेरा इस्लामिक धर्म के साथ रहूँगा। आप जानते हैं कि मुसलमान क्या करते हैं, थूक लगाकर पन्ने को पलटते हैं। तो क्या हुआ, जब बख्तियार खिलजी थूक लगाता था तो पन्ने पर पलटता था, तो पन्ने पलटता था तो उसमें क्या था, जो कुरान थी उस पर जो आयुर्वेद का लेप लगा हुआ था। तो एक एक बार जब वो थूक लगाता, पन्ने पलटता, तो एक खुराक उसके अंदर चली जाती थी। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ महीनों में खिलजी ठीक होता चला गया और वो अंत में बिल्कुल ठीक हो गया। और जब बख्तियार खिलजी को ये सब पता चला कि कुरान के पन्नों पर लेप लगा हुआ था जिसे वो धीरे धीरे ठीक हुआ है, तो वो बहुत आग बबूला हो गया और उसने सोचा कि अगर नालंदा यूनिवर्सिटी आगे भी रही तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बख्तियार खिलजी ने पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी, भिक्षुकों को मरवाना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो लाइब्रेरी थी दोस्तों, वो 180 दिन तक जली है, 6 महीने तक लगातार जलती रही, जिसमें 90 लाख के लगभग बुक्स जलकर राख हो गई थी। उस समय कॉपर के लेटर भी थे, ताम्र पत्र थे जिसके अंदर भोजपत्र थे, और कॉपर की वजह से 6 महीने तक आराम से लाइब्रेरी जलती रही। और दोस्तों, इसकी बनावट दीवारों की इतनी ज़बरदस्त थी, दीवारें सीमेंट की नहीं बनी हुई थी, बेल पत्थर का शरबत, गन्ने का रस, मूंग की दाल, चूना से मिलकर दीवारें बनी हुई थी, जो आज भी दीवारें खड़ी हुई हैं। तो देखिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी थी जो 9 महीने तक जली। फिर बाद में तो बख्तियार खिलजी की भी दर्दनाक मौत हुई, लेकिन इसने इतने बड़े ज्ञान के भंडार को जलाकर राख कर दिया। तो ये थी दोस्तों कहानी, ये ऐसे ही नहीं थी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तबाकते नसीरी बुक है, सीनर सिराज ने लिखी है, जिसमें पूरी कहानी है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस की बात करें तो 1951 से ही ये बोला जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी को दोबारा बनाया जाए। इसके बाद APJ अब्दुल कलाम ने भी ये बात आगे बढ़ाई और फाइनली 2006 में इसे दोबारा यूनिवर्सिटी का खिताब मिला, और फाइनली 2014 में ये यूनिवर्सिटी कैंपस शुरू हुआ। आप भी इसमें पढ़ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। वैसे इसमें अभी कहीं ज़्यादा कोर्स नहीं है, इसके अंदर अभी आर्ट ही पढ़ाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें बढ़ाया जाएगा। भारत सरकार भी इसमें फंड दे रही है और बाकी देशों से भी कई देश इसमें फंडिंग कर रहे हैं। और ये ओरिजिनल नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं है, ओरिजिनल तो एक खंडर है, ये ओरिजिनल से थोड़ा दूरी पर बनाया गया है। यहाँ पर जब दोबारा 4 साल पहले खुदाई शुरू हुई थी 15 जुलाई 2016 को, यह वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो गई है और इसकी अब देखभाल यूनेस्को करता है। गौतम बुद्ध की ज़्यादातर मूर्तियाँ यहाँ से जो मिली हैं उन्हें म्यूजियम में रख दिया गया है। जितनी मुद्राओं में भगवान बुद्ध होते थे उन मुद्राओं में यहाँ पर चेयर बनी हुई थी, जैसे भूमिस्वर मुद्रा, भय मुद्रा, ब्राह्मण मुद्रा, और सारी मुद्राएं जितनी भी थी उसमें यहाँ पर चेयर बनाई गई है। और अब इसकी खुदाई धीरे धीरे स्टार्ट है, जैसे 1-2 बिल्डिंगें इसमें से निकाल ली गई हैं। जैसे 108 बिल्डिंगें मैंने आपको बताया भाई इसके अंदर थी, एक विषय के लिए एक बिल्डिंग थी और उसके अंदर 32 कमरे बने होते थे और एक विद्यार्थी के लिए एक कमरा था। ऐसे यहाँ पर अभी 10-20 बिल्डिंग ही निकाली गई हैं, बाकी बिल्डिंगों का निकालना जारी है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, उसमें से धीरे धीरे यूनेस्को के द्वारा अब इसको अधिग्रहण में ले लिया गया है, वही देखभाल करता है और उसी के द्वारा इसे खुदाई की गया। और इस समय भारत की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो किसी से नहीं छुपी। दोस्तों, वर्ल्ड की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी की जब भी लिस्ट आती है, भारत की उसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती। और प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल जो भी हैं वो अपने मनमाने तरीके से फीस लेते हैं और कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। लेकिन हमारा इतिहास ऐसा नहीं था, हमारा इतिहास बड़ा ही गौरव में रहा है।